शह और मात को लेकर भी आपसे इस बारे में बात की जाए, क्योंकि शह और मात या सुजाता की डायरी, जिस तरह आपने मोहन राकेश के बारे में कहा कि उनका पूरा का पूरा लेखन उन दो स्त्रियों के चुनाव में से किस स्त्री की तरफ वो जाते हैं, तो क्या कहीं वो आपके मामले में अगर हम शह और मात को रख कर देखें, जो आपका विकास है सारा आकाश से फिर उखड़े हुए लोग, जिसमें आप पूरा लिव इन रिलेशनशिप पर बात कर रहे हैं, और फिर शह और मात में आते हैं जिसमें दोनों को तोड़ते हैं और दो स्त्रियों के बीच में एक पुरुष है, वो ना इसका होता है ना उसका होता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो एक बात सुनो, उदय, सुजाता और अपर्णा, ये तीन लोगों के बीच में विकास एक लाइन की तरह लीनियर नहीं होता है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद हुआ, इसके बाद जैसे विकास दिखाई दिया, गलत है। वो जिगजैग भी होता है, ठीक, वो टेढ़ा मेढ़ा होते हुए भी होता है। हो सकता है कि परिवार वाली समस्या से ज़्यादा और परिवार की समस्या मूलतः स्त्री पुरुष के संतुलन और समझ की, अंडरस्टैंडिंग की समस्या है। वहाँ दो महिलाएं मान लीजिए और एक पुरुष है, बिल्कुल, हाँ, इसके बीच वो एक मानी शादीशुदा तीनों में से कोई नहीं है ना, संबंध है। उस संबंध में एक संतुलन तलाश करने की कोशिश है। संतुलन या सत्ता संतुलन? सत्ता तो नहीं, दो स्त्रियों को अपनी मर्जी से नचाने नहीं, का नचाने नहीं, गलत है, नचाने का नहीं है। अच्छा, समझने का, मैं समझने की बात कहूँ, दो स्त्रियों को अलग अलग एक सामाजिक परिवेश की दो अलग महिला हैं, उनको समझने की कोशिश है। उसका यानी अब मैं नहीं कह सकता, अब जैसे कुल्टा है, कुल्टा में तो वो पितृसत्ता के या हस्बैंड की डोमिनेशन के खिलाफ वो औरत विद्रोही करती, भागी जाती है एक नायब थर्ड रेट आदमी के साथ। तो हो सकता है कि मेरे या उस समय के सारे रचनाकार स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों को ही समझ रहे थे, और उस समझ के पीछे ये था कि समाज की बेसिक इकाई स्त्री पुरुष हैं, उनके संबंधों को समझना समाज की मूल संवेदनाओं को और मूल जिसे कहना चाहिए कि चेतना को समझना है, वहीं से समझना। अगर हम बात करें कि साहब युग चेतना है वगैरह वगैरह है हम इसमें वॉर एंड पीस में, तो वहाँ भी संबंधों को आप यानी समय को, समस्याओं को संबंधों के माध्यम से ही समझा गया। अन्ना कैरेना अगर ऐसा है तो वो आपसी संबंधों और आपसी डेविएशंस और अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही आया है। क्या वाकई शह और मात में ऐसा है? वहाँ ऐसा आप देख रहे हैं कि पूरे युग को समझा जा रहा हो तीन कैरेक्टर के माध्यम से? सवाल ही नहीं है युग को समझने का, नहीं, कोई कोशिश ये तो तमाम रचनाओं के बारे में इस सही तरह की है। प्रेटेंशंस भी नहीं है। ये जो उस पीढ़ी की तमाम रचनाएं हैं उनके बारे में सही है कि आपको एक बड़ा फलक, बड़ा कैनवस इन रचनाओं में नहीं दिखाई मिलेगा। हाँ, राजन जी बहुत ऐसा है। सस्ता हुआ मुझे एक कैनवस बात है। कहनी है, और राजन जी मध्यम को वर्ग की कटघरे में बिल्कुल थोड़ा जी जी हाँ, इतना व्यापक नहीं है। ज्यादा हाँ, आप कह लो तो मैं एक दूसरी बात फिर हम आगे संजीव बढ़ें। जी, आप ये बंद करें। एक कटघरे में खड़ा करना है इनको। मेरी एक बात से राजेंद्र जी तनिक रुष्ट हो गए जब मैंने कहा कि राजेंद्र जी आंचलिकता के विरोधी हैं। वह शायद किसी खुमारी में कही गई बात थी जो सच थी। इधर जो तद्भव में चीज़ आई है, इनके और नामवर जी के जो दो पुराने पापियों के ये क्या कहें कन्फेशंस हैं, आत्मधिक्कार हैं। ऐसा ही होता है बुढ़ापे में। हाँ, बुढ़ापे में ऐसा होता है, लेकिन बुढ़ापे में जिद जो होती है वो हाँ, वो भी वो अपनी जगह पर भी होती है। अपनी बात मत करो, आगे चलो। दोनों की मास्टरी है इस पर। मैंने देखा कि उसमें कोसी का घटवार शेखर जोशी की बहुत ही मेरी पसंदीदा कहानी है। उसको इन्होंने रोमांटिक कहानी कह के खारिज कर दी, जबकि रोमांटिक का नहीं। और जबकि हिंदी की 10 चुनी हुई कहानियां अगर कही जाएं तो मुझे तो लगता है कि उसमें- उसमें वो नहीं, आएगी। ये कन्वीनियंस से रोमांटिक को जब चाहे एक मूल्यवाचक शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब चाहे तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा छोड़िए चलिए, मुझे आप- कहने दीजिए। हाँ, वो जो क्या इसी तरह से रेणु की कुछ कहानियाँ थीं जो आपने बहुत हल्के से ली। इस तरह से इधर के जो राइटर्स हैं उनमें भी शिवमूर्ति की कहानी थी। वो उसमें एक लड़की होती है तो वो गांव से किस तरह से रिलेट करती है। श्री उपमा जो शायद था, सिर्फ तो वो कहानी शायद हंस से रिजेक्ट हो गई थी। एक कहानी हंस से इसलिए रिजेक्ट हुई थी कि वो उसकी मूल भावना को नहीं, नाम था केसर कस्तूरी, जिस कहानी की मैं अच्छा, अच्छा। केसर कस्तूरी। तो मुझे लगा कि राजेंद्र जी, मैं उसमें कुल्टी में रहता था, गांव की कहानियों को नहीं समझते,
जबकि मेरा अपना मानना है कि एज एन एडिटर, संपादक के रूप में कहानियों के बहुत ही, अगर कुछ चुने हुए नाम मुझे बताने पड़े तो मैं एक नाम राजेंद्र यादव का लूँगा। कहानी को जिनकी समझ है, तो पता नहीं क्यों और चीज़ों में तो समझ है, क्योंकि इनके सारे जो थे, जो निर्बल मरवा से लेकर के सारे उषा प्रेमवदा और ये राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, मन्नू जी, ये सारे के सारे लोग तो नागर सभ्यता, शहरी मध्यम वर्ग की वो थे, कर रहे थे। गांव को समझने के लिए कोई हमारे पास नहीं था। मार्कंडे थे, वो फणीश्वर नाथ रेणु थे, शिव प्रसाद सिंह, हाँ शिव प्रसाद सिंह थे, ये लोग जो थे, तो उधर जो है ठीक है, आपका टेस्ट नहीं था, आपका अनुभव नहीं था, अनुभव की प्रामाणिकता के लिए आप लोग हल्ला कर रहे थे, ठीक है, वहाँ कोई प्रतीक्षा उस तरह से अलग दम तोड़ रही थी। लेकिन अगर ऐसा है तो आप ग्रामांचल को, जिसका जो भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको अपने अनुभव से कब तक काटे रहना चाहते हैं? उम्र तो इतनी हो आई, 80 आप पहुंच गए, और एक अच्छे संपादक के रूप में, अच्छे विमर्शकार के रूप में, और उन चीज़ों को आपने उठाया है जो चीज़ें अब तक पड़ी हुई थी। तो इसके लिए आपके मन में कोई आत्मधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं है? के माध्यम से कहानियों के जो ग्रामीण अंचल की, ये मैंने बहुत साफ आपसे भी कहा था, और कई लोग, हमारी चेतना शहरों की चेतना है। हमने गांव को नहीं देखा। कंपैरेटिवली मैं कहूँगा गांव में से मैं जुड़ा भी रहा हूँ, पर वो भी जगह ऐसी थी जहाँ हम रहते थे बचपन में, 8-10 साल रहे। वो गांव, यानी गांव के मेन गांव से कटी हुई जगह थी, एक अलग आइलैंड था, और जब हम चाहते थे वहाँ गांव चले जाते थे या गांव वाले आते थे हमारे। तो गांव का उस तरह का जो डे टू डे संघर्ष या डे टू डे संपर्क जैसी कोई चीज़ हमारे साथ नहीं थी, इसलिए हम गांव को नहीं समझते। संवेदना के स्तर पर नहीं समझते, सही है, लेकिन जानकारी के स्तर पर भी नहीं समझते, ये कहना गलत है। मैंने ये जो चीज़, दो चीज़ें कि उनकी हमें जानकारी ही नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। ये कहिए कि आप उस मूल संवेदना को, उनकी वहाँ सेंसिबिलिटी है, आपसी रिलेशंस के जो ताने बाने हैं, उनको नहीं समझते। मैं मान सकता हूँ, ये मेरी सीमा है। इसके बावजूद हमने शुरू में तुम्हारी कहानी छापी, कहानियाँ छापी, शिवमूर्ति की छापी, है ना, और जिन लोगों की छापी कहानियाँ, वो गांव और कस्बे का ही वातावरण था। इसलिए ऐसा मत कहो कि हमने सिर्फ निर्मल वर्मा की सूखा ही नहीं छापी, दूसरी रचनाएं भी छापी, क्योंकि वहाँ जानकारी के स्तर पर हमको लगता था कि ये भी महत्वपूर्ण है। जो हम आफ्टर ऑल रहते तो इसी परिवेश में और उसी वातावरण में। नहीं, मेरा शैलेश मटियानी ने अर्धांगिनी जैसी कहानी, माता जैसी कहानी, तो अगर ऐसा होता तो ये जो सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ एक वक्त की हैं, वो हंस में कैसे आ जाती? राजन जी, मैं इस पर, चूंकि कहानियों की बात चली है और थोड़ी बहुत कहानियां मैंने भी लिखी हैं, तो इस पर बात कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि पता नहीं क्यों ऐसा मानना है, आप स्पष्ट करें, कि पूरी नई कहानी आंदोलन जो है वो मध्य वर्ग की महत्वाकांक्षाओं की कहानियां थी। महत्वाकांक्षाओं समाप्त होने की नहीं, महत्वाकांक्षाओं की समाप्त होने की नहीं, महत्वाकांक्षाओं की ये कि हमको चूंकि सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमको बड़े पद चाहिए, हमको बड़ी सुविधाएं चाहिए, हमको बेहतर जीवन चाहिए, जिसके लिए लालसा उन कहानियों में जगह जगह आपको दिखाई देती है। एक तो मुझको ये ध्यान है। दूसरा मानना यह है कि वो पूरी कहानी आंदोलन मूलतः रोमांटिक आंदोलन था, गुप्त आकांक्षाएं भी साथ, हाँ, रोमांटिक, और जिसका समकालीन संभवतः बाकी समाज से कोई सरोकार नहीं, सिवाय इसके कि वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को तो अपने साथ जोड़ता। उस दौरान हिंदी का जो भी मिडिल क्लास था या अपर मिडिल क्लास था, वो हिंदी पढ़ता था, और चूँकि उसका उससे कुछ नहीं था, तो इसलिए वो जो कहानियाँ हैं, इसलिए वो, मुझे लगता है कि ये इसके बावजूद वो कहानियाँ इतने लंबे दौर तक, आज तक हिंदी कहानी पर छाई कैसे रही, ये आश्चर्य की बात है। पहली बात तो ये कि तुमने अपने मन से तय कर लिया कि ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, उसके बाद कहानी कैसे छाई नहीं। ये थोड़ी सी अजब तर्क प्रणाली। एक बात सुनना, मैंने जब कहा था ना कि हमने अपनी कहानियों का
जो क्षेत्र था या दुनिया थी एक तरह से एग्जॉस्ट कर दी थी, हमको लगा कि वो खत्म हो गई है। उसके पीछे कोई नई पीढ़ी हमारे पास नहीं थी। जो नया मिडिल क्लास आ रहा था उसको ना हमारी चिंताएं थी, ना हमारे कंसर्न थे, ना हमारी एम्बिशंस थी। उनकी सारी आकांक्षाएं सब लगभग विदेश में चली गई थी। वो उन कॉन्वेंट या दूसरी तरह पढ़ने वाले लोग थे, उन्हें हिंदी से कोई लेना देना नहीं था और उस लिहाज से भारतीय परिवार से भी लेना देना नहीं। तो हम लोग जो हैं, अगर हम कह सकते हैं कि नई कहानी वाले एक तरह से लावल्द मर गए। मैं नहीं। यार जी मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं, मरे आप- नहीं हैं। नहीं मरे नहीं हैं। मरने वाले नहीं हैं, आप लोग बढ़ चल रहे हैं। नहीं, मैं ये जो कहना कहानीकार चाहूंगा है, कहानीकार कंक्रीट तो नहीं बता। आप निर्मल वर्मा की कहानियां देखिए, आप मोहन राकेश की कहानियां देखिए, आप अपनी बात की खुद कहानियां देखिए, जिनमें लगातार ये चरित्र हैं और ये स्थिति, इस तरह की स्थितियां, मैं कोई अब हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ, तो जो आप कह रहे हैं, मैं कोई बात प्रिज्यूम करके नहीं चल रहा हूँ, जो बात कहानियों में है वही बात कर रहा हाँ, हूँ। अशोक और वाजपेयी। वो लगातार छाई हुई है, ये भी मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आज समकालीन कहानी की बात होगी तो राजेंद्र यादव के नाम लेते हैं। आप देखिए, आलोचक लोग हमारे सामने बैठे हैं और बताएंगे। ऐतिहासिक मैं तो नहीं, नॉट ऐतिहासिक, कंटेम्पररी कहानी की बात है। तो आप एक के बाद एक लेख उठा के देखिए, उसमें सिर्फ यही हो रहा है। पिछले 20 वर्षों से राजेंद्र यादव के विचारों के जो सरोकार रहे हैं, उनमें एक मुख्य सरोकार दलित साहित्य, दलित विमर्श और दलित जीवन रहा है। मैं सबसे पहले, ये आखिरी सवाल नहीं है, एक सवाल मेरा ये है कि लगभग 20 साल से ये उसमें लगे हुए हैं। 20 साल बाद स्वयं राजेंद्र जी बताएं कि दलित साहित्य और दलित विमर्श कहाँ पहुंचा। 20 साल में कहाँ पहुंचा? हाँ, देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। हमने अपनी ईमानदारी से दलित साहित्य के बारे में जो समझ थी, जो पूरी चीज़ों का जो अंडरस्टैंडिंग थी या जो विश्लेषण था, उसके हिसाब से हमने दलित साहित्य का पक्ष दिया। उसकी अलग अलग कहानियाँ, आत्मकथाएं, ये वो सब दुनिया भर की बहसें चलाई, है ना, महत्वपूर्ण बातें कहीं, लोगों को शामिल किया, विशेषांक निकाले हंस के। और आज अगर दलित साहित्य एक अलग दिशा की तरफ जा रहा है अपने आप, तो उसमें मुझे तकलीफ पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि अगर हमने 20 साल दलित साहित्य किया और दलित साहित्य का एक तरह से प्रारंभ किया या जो भी कुछ किया, तो आगे भी मेरी पूजा ही की जाए। ओहो, बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता। पूछ रहा हूँ, सुनिए, मैं राजेंद्र जी ये सुनिए। नहीं पूछ रहा हूँ, सुन अरे लीजिए। कहाँ आप पहुंचा? बात को दूसरी ओर, मैं 2 स्तरों पर ये सवाल, एक तो ये कि स्वयं रचनाशीलता के स्तर पर, रचना की गुणवत्ता के स्तर पर, दलित कविता, दलित कहानी, वैसे भी आप कविता के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी दलित कविता, दलित कहानी, दलित उपन्यास चिंतन भी एक वगैरह, ये एक तो रचना के स्तर पर उसका कितना विकास हुआ है और दूसरे विचार के स्तर पर उसका कितना विकास हुआ है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये नहीं कि आपकी क्या भूमिका है, वो बात तो हो गई और पहले। आप कहाँ ले गए उसको? हाँ, वो नहीं, नहीं वो वो तो नहीं कह रहा आपने अपना काम किया। किया। हाँ, पहली बात तो यह है कि देखिए, कविता एक हम लोगों का अभ्यास है पुराना, उसमें करते रहते हैं, उसकी बात छोड़िए, वो मेरी समझ में नहीं आती और मुझे बहुत अपील भी नहीं करती। और ऐसा भी नहीं लगता हो कि दलितों की कविताएं इसलिए सारे दलित पढ़ रहे हैं उसे बैठ के, हाँ, वो भी उसी तरह से सीमित है जैसे हम लोगों की कविता है। हाँ जी। जो इस बीच में उभर कर आया है कि दलित साहित्य की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति आत्मकथा। आत्मकथा में हो रही है। हाँ, पानी ले लीजिए। हाँ, सही है। महिलाओं की भी, क्योंकि आपके पास जब बहुत बृहत्तर अनुभव नहीं होता या बृहत्तर अनुभव से जुड़ नहीं पाते, तो अपनी बात कहने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। वो सीमा है आपकी, और वही शक्ति भी है, क्योंकि वो एक जेन्युइन और एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ईमानदार किस्म की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए अच्छी या बुरी, ये पीरियड में आप देखेंगे कि या तो दलितों की आत्मकथाएं आई हैं या महिलाओं की आत्मकथाएं आई हैं।
और इनमें ही अभिव्यक्ति का यानी एक नया फॉर्म बनेगा, नई चीज़ बनेगी। उपन्यास मुझे दलितों में बहुत ही कम दिखाई दी, तो कोई एक आध हाँ, अच्छे भी हम है ना। कहानियाँ भी बहुत अच्छी नहीं, मुश्किल से पूरे दलित मूवमेंट में जो अब तक रहा है, अगर आपने 10 कहानियाँ या 5 कहानियाँ हाँ, वो- निकाल दी तो उसका कोई मतलब नहीं। ले देकर जो विचार। सारा जो विचार है, वैचारिक जो है मंथन, मैं उसे कहूँगा, वो इस समय सबसे ज़्यादा है। अच्छा इस और प्रसंग में सुनिए। हाँ और मैं ये मानता हूँ कि साहित्य का वो दुर्भाग्य होता है जब विचार और आलोचना डोमिनेट करने लगे साहित्य को, और आप उसके हिसाब से लिखने लगें, और उसमें अनकॉन्शियसली अनजाने ही किसी न किसी आलोचक को के अनुसार लिखने की भावना पैदा हो जाती है कि उससे वो पास कर दे या फलाना कर दे। इसलिए अभी तो मैं ये कहूँगा कि बहुत एक कंफ्यूजन की स्थिति है, दिशा नहीं दिखाई अच्छा दे रही। सुनिए, ये जो और आप हिंदी कह के- रहे हैं इसमें सुनिए, हाँ। और हिंदी की कथा यानी दलित साहित्य में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मराठी का दलित साहित्य एक शुरू से एक सामाजिक आंदोलन के बाद आता हुआ दिखाई देता हाँ है। जाहिर यहाँ एक राजनीतिक पहले है, राजनीति पहले है, साहित्य बाद में आ रहा है। ये बड़ी जो इम्बैलेंस या एक असंतुलन है कि यहाँ मायावती का आंदोलन है, या इससे पहले अंबेडकर का था, ये सब था, काशीराम। काशीराम का काशीराम। था, या दूसरे थे। इन सब के होने के बाद दलित साहित्य आ रहा है। एक तरह से तो बहुत अच्छा तो नहीं होगा, नहीं मैं क्वालिटेटिवली बहुत एक अच्छा और नहीं होगा। सवाल की ओर आपको इसी से जुड़ा हुआ, बल्कि एक तरह से दलित लेखन चिंतन आदि के प्रसंग में आखिर क्या ये आपको नहीं लगता कि कोई नई रचना प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया अगर आलोचना को सुनने, सहने और बहस करने के लिए तैयार न हो तो वो अपना ही नुकसान करती है? पांडे जी एक बात सुनिए, हाँ, ये दलित सारे लेखकों की जो समस्या मुझे बराबर लगती है कि वो अपनी आलोचना, अपनी रचना या अपने विचार की आलोचना सुनने को ही तैयार नहीं है, फिर आपको तत्काल जातिवादी विशेषणों से याद करने लगते हैं। सुनिए सुनिए, वो सब करेंगे, उसकी बात चिंता नहीं। पहले इसमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि कुछ दूसरे इस तरह के सच बोलने पड़ेंगे। ये लिखने वालों की पहली जनरेशन है दलित। वो अपने टूटे फूटे अटपटे ढंग से जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सिर्फ शाबाशी चाहते हैं, वो आलोचना नहीं बर्दाश्त करने को तैयार है। जैसे ही आप आलोचना करेंगे तो वो आपको जोड़ देंगे, इस वजह से कह रहा है, हाँ, ये फलाना है, ये इस जात का है इसलिए कह रहा है, ये है। अभी वो मैच्योरिटी जो बर्दाश्त कर सके आलोचना अभी आनी है नहीं। तो ये कच्चापन तो है, और इसको भी, इस फेज को भी हमें देखना पड़ेगा। वो यानी अब मैं कहूँ आत्मप्रशंसा थोड़ी सी कि वो मैच्योरिटी आने में बहुत टाइम लगेगा कि पांडे जी कुछ बोलते रहें, निर्मला जी कुछ बोलते रहें, हमें कोई असर ही नहीं, हम तो अपने ढंग से लिखेंगे पढ़ेंगे। नहीं वो आप नहीं, तो नहीं, पहुंचे नहीं, हुए हैं। राजनीति में देखिए, हाँ नहीं राजनीति जी ये बात इतनी निर्मला जी साफ नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि कुछ बोलते रहें तो हमें असर नहीं है, अगर वो भी हो तो गनीमत है, अगर ना बोलो तो कहेंगे कि उपेक्षा करते हैं हमारी, हाँ, ये दम भी है, ध्यान नहीं देना चाहते। अगर और उपेक्षा अगर अगर सुनिए, सुनिए, ईमानदारी से एक बात बोलिए, सुनिए, अगर हाँ, वही इसी तरह बात, इतने दिनों उपेक्षा कर ली, क्या हुआ, मैं क्या बना, क्या मतलब? कुछ नहीं। मतलब अगर आलोचकों ने, एकेडमिशियंस ने या अध्यापकों ने इतने दिनों हमारी उपेक्षा की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि औरतों की स्थिति तो शायद जल्दी बदल जाएगी और बदलेगी, मतलब बेहतर हो रही है और लगातार बदल रही है, पर आपको लगता है कि जो कि जातिवाद, जाति प्रथा, जातिवाद जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय समाज के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उसके लिए कुछ लगता है आपको कुछ बदलेगा? जिस तरह देखिए एक बात बताऊं, मैं ये मानता हूँ, जो दिखाई दे रहा है कि ये धार्मिक कट्टरता है ना, जो फंडामेंटलिज्म या सब है, इसको तो तोड़ा है जातिवाद ने। हिंदुत्व के जो एक छत्र जो मोनोपोली है
उसको जातिवाद ने तोड़ा। अभी जो यहाँ आंदोलन हुए जाट और गुजर के, दोनों हिंदू हैं, दोनों उन्हीं परंपराओं में हैं, वही संस्कार हैं, गुजर और एक मीणा दूसरे को काटते हैं। हाँ, गुजर और मीणा, हाँ। मीना का जो भी है। और इस जातिवाद को जो इस समय बहुत बड़ा मीनेंस हमारा, मेरा ख्याल है बाजार तोड़ेगा। बाजार एक लेवलिंग फैक्टर हो सकता है या होगा, जो वो तोड़ेगा, जो एक दूसरे भयंकर रोग को हमारे सामने ला रहा है कि हमको कंज्यूमर और परचेजर में बदल रहा है। स्त्रियों की मुक्ति और दलितों की मुक्ति, स्वाधीनता या जातिवाद की समस्या पर गंभीरता से विचार करें तो एक फर्क करना पड़ेगा। एक फर्क करना पड़ेगा। फर्क ये है कि स्त्रियों की स्वाधीनता का जो सवाल है वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सवाल भी है, खाली हिंदुस्तान की स्त्रियों की मुक्ति का और स्वाधीनता का सवाल नहीं है जी, ये बहुत और बल्कि वैसे भी अनेक तरह से वो बाहर से यहाँ की स्त्रियों की स्वाधीनता प्रभावित हो रही है, पराधीनता से का बोध भी प्रभावित हो रहा है। मैंने अकारण थोड़े है कि प्रभा खेतान ने सिमन दी बुआ की किताब की ट्रांसलेशन किया और वो लोकप्रिय हुआ, ये अकारण नहीं है। उनके स्वयं प्रभा खेतान के वैचारिक लेखन का आधार सिमन दी बुआ है। इसलिए एक तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है वह जातिवाद का नहीं है। इसलिए दूसरा जो जातिवाद की सीमा है, मैं बल्कि यह भी चाहता हूं कि जातिवाद जब तक दूसरे पराधीन, दमित और शोषित समुदायों से अपने को नहीं जोड़ेगा, तब तक खाली जाति की समस्या लेकर उनकी स्वयं स्वाधीनता बहुत सीमित होगी। उसका कारण देख रहा हूं मैं, मुझे जो जानकारी है मैं कह रहा हूं, संयोगवश हमारे बीच एक दलित भी मौजूद हैं और वो लेखक भी हैं। स्वयं दलित आंदोलन अपने आप में जातिवाद का शिकार है। राइट। तीन जातियां एक दूसरे खिलाफ साहित्य में आगे नहीं आने देते, एक तरह के दलित दूसरे तरह के दलित को। वो क्या मिलकर लड़ेंगे जातिवाद से जी? मेरे ख्याल से ये तात्कालिक समस्या है। नहीं, ऐसा नहीं। राजन यादव राजन जी कहेंगे, राजन जी बताएंगे। असल में राजन जी कहेंगे, मैं पूरी बात कह लूं, आखिरी बात कह रहा हूं कि ये जो एक तो दलित आंदोलन के प्रसंग में स्वाधीनता की सीमित जो इस समझ और स्थिति है और स्वयं आपस का अपना जो विभाजन है वो प्रभावित करता है कि वो दूसरों से भी नहीं जुड़ते। मैंने जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि अगर इस देश के दलित लोग आंदोलन के स्तर पर आदिवासियों से जुड़े, दूसरे जो ऐसे उन्हीं की दशा में लोग हैं, बहुत ही खराब दशा में, उनसे जोड़े तो स्वयं उनकी ताकत बढ़ेगी। मेरा कहना ये है। बिल्कुल, मगर इसके साथ ये भी पांडे जी की बात के साथ हमें ये ध्यान रखकर महाराष्ट्र में जिस तरह दलित और आदिवासियों का गठजोड़ हुआ है और नजदीक है, उसको ध्यान में रखकर वही इसको लगता है कि दलितों का इसको कोई बहुत गंभीर आंदोलन की तरह से इसको रूप देना जैसे उनके लिए गौण बात है। जैसे ही देखिए, जैसे ही ये दलित साहित्य, दलित विचार, दलित, उसके बाद आप देखिए कि सबके बीच में इतने होते होते उन्होंने कहा कि तीन व्यक्ति हैं, तीन आपस में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के अंततः फिर ये एक बड़ी स्वार्थ केंद्रित और आपसी लड़ाइयों, सत्ता के लिए, वर्चस्व के लिए, पूंजी के लिए, हर चीज के लिए, महत्व के लिए। आप देखिए जो एक दूसरे के खिलाफ लिखते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए तो सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि इसको महत्व क्यों मिल रहा है मुझे। अंततः होते 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 बहुत ही सीमित दलितों के वर्गों के रूप में भी नहीं लड़ रहे हैं वो। इसलिए ये जो जुड़ाव आप कह रहे हैं तो बहुत दूर की बात है। जैसे इन्होंने कहा कि गुजर और मीना, वो आदिवासियों से जाकर के तो बाद में जुड़ेंगे। अगल बगल जो हैं पिछड़े या दलित, वो आपस में लड़ रहे हैं। राजन जी, मैं इस पर एक बात जोड़ देता हूँ। एक मिनट जोड़ देता हूँ, उसी पर है। एक तो ये कि देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कभी जातियां आपस में नहीं लड़ी हैं, हिंदू जातियां। ये कोई नई बात नहीं है कि गुजर मीणा लड़े हैं, कई सारी जातियां लगातार लड़ती रही। ये एक बात है। क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो
इस बीच जो दलित आंदोलन चल रहे हैं वो उनको सही राजनीतिक दिशा नहीं मिल रही है या उनको नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है, ये इस संदर्भ में नहीं, इसमें मुझे लगता है जो बात पहले हुई थी, नर्मला जी कह रही थी कि चूंकि हमारे यहाँ ये आंदोलन साहित्य का राजनीति से आया है, राजनीति के बाद आया है, इसलिए इसमें सत्ता का वही खेल शुरू हो गया जो राजनीति में है ना। यानी दलित आएंगे ब्राह्मणों की जगह, यानी ब्राह्मणों को जो वो चाहिए, प्रिविलेजेस एडवांटेज हैं वो उन्हें चाहिए, और उस जगह आकर वो फिर उसी तरह व्यवहार करेंगे अपने नीचे वालों के साथ, या एक जाति छोटी जाति दूसरे से करेगी। तो चूंकि इसका मूल चरित्र एक सत्ता ग्रहण करने का है, तो वही चीज़ यहाँ भी रिफ्लेक्ट होती है। सामाजिक आंदोलन होता तो शायद ये उस तरह की नहीं होती और अपने को व्यापक कर दे। ये आपस में ही सत्ता का खेल हो रहा है। नेतृत्व की सीमा है, आपको ये लगता है? हाँ, इस तरह का कोई नेतृत्व नहीं है। साहित्य अच्छा नेतृत्व राजनीति में है और नहीं, राजनीति नहीं, माफ कीजिए, राजनीति में भी जो नेतृत्व है वो आपको नहीं लगता कि बहुत ही मौका परस्त है? बिल्कुल है। तो अगर वहाँ मौका परस्ती अगर अगर उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य नहीं होगा किसी राजनीतिक आंदोलन का, तो वो अंततः दिशाहीन होना उसका वो तो होना ही है। वो सत्ता की लड़ाई हो जाएगा, कोई खास बात ऐसे है नहीं। लेकिन इस बार में एक और है जो कि पांडे जी ने कहा, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जो मेरा ध्यान नहीं था उनमें, कि महिला आंदोलन जो है वैश्विक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। पर भारत में मेरे ख्याल से जब हम महिलाओं के, या मैं भी स्वयं उनके ज़्यादा क्या मुक्त होने की या तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में आने की बात कर रहे हैं, तो शायद हम अपर क्लास और अपर कास्टों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि दलितों की हालत खराब तो उनके महिलाओं की तो ज़्यादा ही खराब है। नहीं, यही नहीं, दलितों, मैं इस बारे में स्त्री स्वाधीनता के आंदोलन के नहीं, स्त्री स्वाधीनता के आंदोलन के प्रसंग में राजन जी मैं तो 10 बार ये लिख चुका हूँ और बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान की सीमा ये है। मैंने आश्चर्य तो ये है कि यहाँ के, हमारे यहाँ के जो स्त्री मुक्ति के आंदोलन करता स्त्रियाँ हैं, वो हमारे यहाँ के ही लोगों की लिखी हुई चीज़ें नहीं पढ़ती। महादेवी वर्मा ने जुगों पहले ये लिखा था कि गांव की श्रमशील स्त्रियों की मुक्ति हो, ये पढ़े लिखी स्त्रियों का दायित्व तो बनता है। किसी को ये चिंता नहीं है कि गांव की स्त्रियां भी मुक्त हो। देखिए लिख दिया, क्या सामाजिक स्थितियां ऐसी हुई, क्या हुआ, लिखने की बात छोड़ दो। एक सेकंड, जो मैं बता रहा था वो ये था कि पहली बात तो है कि ये जो कह रहे थे पांडे जी कि चूंकि ये विश्वव्यापी है स्त्रीवादी आंदोलन, इसलिए यहाँ आसान है। मैं समझता हूँ कि दलित वाला भी विश्वव्यापी है, वहाँ भी नीग्रो का, अपार्थाइड का, वहाँ भी कलर बेस्ड नस्लों का, वो भी हम लोगों की चिंता है और उसको भी हम यहाँ शामिल करते हैं। उसके अबे कोई संबंध नहीं है जी, आप बताइए क्या संबंध है हिंदुस्तान के दलित आंदोलन से, अमेरिका के निग्रो आंदोलन से कोई संबंध है? आप ही बताओ।